हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात होगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टों की श्रृंखला आपको 1 तारीख से मिलेगी, बट आपको करना क्या है कि यहाँ पे हैंड राइटिंग में है, वो वर्ड फाइल में होगा। बस यहाँ पे यही अंतर है। इसको कराने के पीछे उद्देश्य ये है कि आपको किसी भी तरह से MCQ टाइप क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग मिल जाए, यानी किसी भी तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया गया हो, अगर आपको उसका मेन ये कहें कि मेन पॉइंट पता है, या कहें मेन बिंदु पता है, या मुख्य तत्व पता है कि किस लिए वो आया है, तो आप उसको कर आंसर तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए इस बार MCQ टाइप क्वेश्चन छोड़कर हम वर्ड फाइल यानी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टों वाली फाइलों से पढ़ाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, यहाँ पे पहला फैक्ट कह रहा है कि उत्पाद माल का उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है। जो उत्पादक है, उत्पादक मतलब आप समझिए किसान, फैक्ट्री मालिक, जो बड़े पैमाने पर किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे जनरेटर कंपनी आपने देखा होगा, मिक्सी, ऐसी जो भी बड़े पैमाने पर कोई चीज़ बनाते हैं उन्हें कहते हैं उत्पादक। ठीक है, उत्पादक माल का, जैसे जियो कंपनी के मालिक, ठीक है, याद रखिए ये अंबानी साहब, इस तरह से ये कैसे हैं, ये उत्पादक हैं। उत्पादक माल का उत्पादन बड़ी पैमाने पर करता है। और मध्यस्थों यानी आप किससे लेते हो, जियो कंपनी का मोबाइल मार्केट से, कभी कभी ऑनलाइन मंगाते हो, तो इस तरह थोक विक्रेताओं और फुटकरों से आप उन्हें खरीदते हो, सहायता से माल को बाजार में बेचता है। अब बात करते हैं थोक विक्रेता की। तो थोक विक्रेता क्या होता है, हम कहते हैं ना, बड़ी दुकान से मोबाइल खरीदें तो सस्ता मिलेगा, या फिर अमेजन से खरीदो तो सस्ता मिलेगा, या फिर देखते हैं कि हम अमेजन फ्लिपकार्ट पे अमेजन से भी सस्ते प्राइस रहते हैं, क्योंकि डिलीवरी कभी कभी फ्री रहती है। तो इस तरह से ये कैसे हो गए थोक विक्रेता, जो थोक भाव से सामान खरीद कर लाता है और उचित मूल्य पर बेचता है। थोक बाजार में सामान सस्ते मिलते हैं, बस इसका मेन टारगेट क्या होता है कि यहाँ पे सामान उचित मूल्य में पर बेचते हैं, तथा यहाँ पे सामान सस्ते मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फुटकर या खुदरा विक्रेता वह व्यापारी होते हैं जो थोक विक्रेताओं से और कभी कभी सीधे उत्पादक से, यानी कभी कभी वो किसान से ले आए, या कभी कभी कहें कि जियो के माल एजेंसी से ले आए, मालिक से, ठीक है, या कभी कभी क्या करें, जियो की बड़ी कोई दुकान हो गई, शॉप हो, वहाँ से सामान खरीद लाएं तो उपभोक्ता को बेच देते हैं। वे साधारणतः अपने कार्य को फुटकर दुकानों के माध्यम से करते हैं। फुटकर दुकानों का मतलब है वो आपको ज़्यादा नहीं दे सकते, आपको 10 पीसेस दे देंगे, ऐसे इस तरह से। ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों की संख्या में मिल जाएंगे मोबाइल वहाँ पर, नहीं। तथा माल का विक्रय थोड़ी मात्रा में करते हैं, ठीक है, वहाँ पर माल का भी विक्रय थोड़ी मात्रा में, विक्रय माने होता है बेचना, ठीक है, तो विक्रय भी थोड़ी मात्रा में करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। जैसे मैंने कोई वस्तु खरीदी तो मैं कौन हो गई, उपभोक्ता हो गई। जैसे आपने जियो की कंपनी में जियो फ़ोन खरीदा तो आप कौन हो गए, उपभोक्ता हो गए। संपूर्ण यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थाएं देख लेते हैं, कुछ एजेंसियां हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर बात की जाए CERC की, तो ये होती है राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन। और बात की जाए GNP की, तो ये होती है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। अगर बात की जाए CI की, तो ये होती है उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, CI, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे है ओम्बड्समैन की बात करें तो ये उपभोक्ता निवारण हेतु वैकल्पिक एजेंसी होती है। और जिला फोरम की बात करें तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होता है। बाजार वह स्थल है जहाँ पर खरीदारी व बिक्री दोनों प्रक्रिया की जाती है, यानी लिया भी जाता है, दिया भी जाता है। जिस कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह लगाया गया है, यानी इसका डायरेक्ट पड़ रहा है, कर लगाया जाता है, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर वे कर में यानी प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती। हम ऐसा नहीं है जो आप पर लगाया टैक्स वही किसी और को दे दें और वो अदा करे, नहीं। उदाहरण के लिए आयकर, निगम कर और संपत्ति कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर यह कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। यह कर हस्तांतरित होता रहता है, जैसे आपने किसी वस्तु या सेवा का उपभोग किया तो वो कर मेंशन होकर आपकी तरफ आ गया, यानी वस्तुओं और सेवाओं पे जो कर लगता है सरकार की तरफ से, जो उसका उपभोग में शामिल होते हैं उन सब पर भी वो आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पे CERC की। तो ये होता है CERC की बात करें तो कोलंबिया इन्वायरमेंटल रिसर्च सेंटर, यानी कोलंबिया पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। अब बात करें GNPT की, तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। GNP कई बार पूछी जा चुकी है इसकी फुल फॉर्म, या फिर इस तरह से आ जाता है कि ये संबंधित है, तो याद रखिएगा उत्पादन से संबंधित है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के निवासियों के स्वामित्व में उत्पादन के सभी माध्यमों द्वारा किसी निश्चित अवधि में किए गए सभी उत्पाद एवं इस सेवाओं का एक आकलन होता है। अब बात करते हैं CI की, तो यह कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूमर इंटरनेशनल, तो यहाँ पे हो जाता है CI। तो कंज्यूमर इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई है? 1960 से 1995 के बीच देखा जाता है ये। अगर बात करें फिर इसका नाम परिवर्तन हुआ तो इंटरनेशनल, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर यूनिट हो गया, यानी ये क्या हो गया, बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया IO, याद रखिएगा यहाँ पे ये क्या हो गया, IOCU। ठीक है, I का मतलब इंटरनेशनल, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और C का मतलब कंज्यूमर, और U का मतलब यूनिट। मुख्यालय इसका कहाँ है? बस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो लंदन में है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड्समैन। ये प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी होता है। मैन लगा है तो याद रखिए ये अधिकारी हो गया। और बोर्ड्समैन क्या है? तो ये स्वीडन में पहली बार स्थापित एक संस्था अपने देश के। कब स्थापित हुई है? तो याद रखिएगा 1809 में। कभी पूछा नहीं जाता, बट ऐसे ही देख लीजिएगा। सभी प्रकार के प्रशासनिक भ्रष्टाचारों की जांच करती है ये एजेंसी। क्या करती है? सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों की जांच करती है। अब एजेंसी से जुड़े लोग हो गया, यानी मैन हो गया, तो वो भी क्या करेगा? भ्रष्टाचार की जांच ही करेगा, याद रखिएगा। भारत में ऐसी संस्थानों को स्थापित करने की मांग सर्वप्रथम 1960 में संसद के सदस्य किसने रखी थी? तो वो थे KM मुंशी ने रखी थी। जो बोर्ड्समैन संस्था है इस तरह की भारत में भी मांग किसने रखी? तो याद रखिएगा KM मुंशी ने रखी थी। जिला फोरम की बात करें तो वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य और मुआवजा शिकायतों का अधिकार क्षेत्र है। जिला फोरम क्या है? तो जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनका मूल्य और जो मुआवजा उन्हें मिलता है किसी भी चीज़ पर, वो शिकायतों का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि कभी कभी उनके पास उनका मुआवजा लौटकर नहीं आता है। खाद्य उत्पाद आदेश की बात करें, यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की बात करें, FPO, तो ये चिन्ह क्या करता है? ये चिन्ह शरबत पर नहीं लगता है, याद रखिएगा। बस इतना ही पूछा जा सकता है। FPO चिन्ह किस पर नहीं लगता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन में शरबत होगा, तो शरबत पर नहीं लगता है। इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति या संस्था फल एवं सब्जी संबंधी भोज्य पदार्थ तैयार मानकों पर बनाते हैं, जैसे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सफाई, पैकिंग, लेबल लगाना आदि, खाद्य पदार्थ, घी, टमाटर, केचप और फ्रूट जूस, इस तरह के खाद्य पदार्थों पर ये लगता है। MRP से क्या अभिप्राय है? तो ये होता है अधिकतम फुटकर मूल्य। अधिकतम फुटकर मूल्य यानी इस पर मोलभाव किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। अधिकतम फुटकर मूल्य का मतलब हो गया इससे अधिक नहीं ले सकता। जैसे कोई चाय की पत्ती है, उस पर MRP कितना है? MRP है 10, तो 10 से अधिक आप उसे वो नहीं ले सकता, आप 10 से कम उसे दे सकते हैं, यानी आप 10 से कम के लिए उससे कह सकते हैं, क्योंकि जो फुटकर रेट यानी ये MRP जो होती है अधिकतम फुटकर मूल्य होती है, यानी अधिकतम इसकी ये रेट है, तो आपको उस पर मोलभाव करना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी VIS की बात करें तो ये क्या है? यहाँ पे बात करते हैं ISI क्या चिन्ह प्रदान करती है? ISI द्वारा प्रमाणित करने का कार्यक्रम भारत सरकार ने 1900, याद रखिएगा 1952 में पारित किया। प्रमाणित वस्तुएं शुद्धता एवं निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करती हैं। ये शुद्धता को भी दिखाती हैं, निर्धारित गुणवत्ता की भी गारंटी प्रदान करती हैं। हॉलमार्क सोना कितना होता है? याद रखेंगे 95.26, याद रखेंगे 95.26% मात्रा में शुद्ध होता है।
ठीक है, तो अगर शुद्धता की पूछी जाए, वैसे 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, खरीदारी और उपभोग व्यापार को प्रभावित कारक है। तो ये खरीदारी हम क्या करेंगे और उपभोग हम क्या करेंगे, तो ये कौन चीज़ प्रभावित करती है, तो परिवार की संरचना कैसी है, पारिवारिक चक्र में चरण कैसा है, यानी हम प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में है, यानी हमारे परिवार में कैसे सदस्य हैं वो चरणों से डिसाइड हो जाता है। पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया कैसी है और उपभोक्ता हित कैसा है। ठीक है, तो इन सब पर ही हमारा क्या खरीदारी और उपभोग निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं उपलब्ध साधन और विनियोग आय, यानी बचत और बजट की। अनिवार्य बचत का, ठीक है, अनिवार्य क्या है, बचत का। चलिए, भविष्य निधि योजना यहाँ पे क्या है, यह एक अनिवार्य बचत योजना है। संतुलित तालिका मुख्यतः साल के अंत में, या ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, संतुलित तालिका कब बनाते हैं, तो याद रखेंगे आप क्या बताएंगे कि ये साल के अंत में या महीने के अंत में किसी भी खाते के लेखा जोखा का विवरण देने के लिए बनाई जाती है। विरासत में मिली आय प्रत्यक्ष आय नहीं होती है, ये आयोग ने माना है। तो आप भी किस में रखेंगे, आप प्रत्यक्ष आय में रखेंगे क्योंकि वो विरासत में मिली है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत होती है। घरेलू बचत के लिए बैंक, डाकघर सर्वोत्तम है। घरेलू बचत आप बचत करना चाहते हैं तो बचत के लिए बैंक और डाकघर क्या है, सर्वोत्तम है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सूक्ष्म साख के लिए उनकी सराहना की गई है। सूक्ष्म साख किसने दी है, तो याद रखिएंगे मोहम्मद यूनुस ने। एंजल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च होने वाला प्रतिशत आय घटती है, याद रखेंगे। कर्मचारी को उनके कार्यस्थल पर दिए जाने वाले मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा वास्तविक अप्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना वास्तविक आय का स्रोत है। क्षतिपूर्ति के घटक मूल वेतन और प्रोत्साहन है। शेयर बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है। पैसा का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय जिनमें इनमें से अप्रत्यक्ष आय है जिसमें भौतिक वस्तुएं सेवाएं शामिल हैं। मुद्रण के लिए यहाँ पे है पटल तैयार करने का सही क्रम, डिजाइन ड्रैक्स करना, मुद्रण हेतु पटल का अनुप्रयोग करना। बैंक खाते का वह प्रकार जो चालू खाता यानी करंट अकाउंट है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। याद रखिए, करंट खाते में जमा जो राशि होती है उस पर ब्याज नहीं मिलता, पर आपका धन जब आप चाहें तब निकाल सकते हैं, तब डाल सकते हैं, सुरक्षित रहता है। चलिए, बजट के जो बजट है, बजट के प्रकार वास्तविक बजट, यहाँ पे है बजट, आदर्श बजट और औसत बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं, मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से संतोष से होता है क्योंकि मानसिक आय हमारे मेंटल उस पर डिपेंड है, इसलिए मुख्य रूप से संतोष पर होता है। रेखांकित चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है, जिस पे ऐसे तरह के रेखाएं होती हैं, वो चेक कहाँ जमा होता है, तो बैंक खाते में जमा होता है। चलिए देखते हैं। एक अच्छा बजट लचीला होता है, वास्तविक आय का प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप लाभांश होता है। लोक भविष्य निधि योजना अनिवार्य बचत श्रेणी में आती है। वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी यहाँ पे है सावधानी पूर्वक सोची गई योजनाओं को बजट कहा जाता है। बचत वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। अगर आपके पास बचत है यानी जमा पूंजी है तो वो क्या करेगी, वृद्धावस्था में असुरक्षा को घटाती है। आत्मिक आय, यहाँ पे मानसिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन अनुभवों से उत्पन्न होता है, इसलिए आत्मिक आय बहुत इम्पोर्टेंट है। माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा वेतन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। स्वास्थ्य सेवाओं में जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी या प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा यहाँ पे क्या है, लिंगन्स द्वारा विकसित की गई थी। याद रखिएगा, पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये किसके द्वारा, तो लिंगन्स द्वारा विकसित की गई थी। बेसिक शिक्षा प्रणाली के महात्मा गांधी ने शुरू की थी। यहाँ पे अराक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था या शुरू किया गया था। इस तरह से आता है। अराक आंदोलन का संबंध है शराब से, ठीक है, शराब विरोध से या शराब के निषेधन से, या कहें कि आंध्र प्रदेश से। याद रखेंगे। वन स्टॉप सेंटर योजना के घटक मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई है। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में लिंग आधारित हिंसा के घरेलू हिंसा, यौन हिंसा के रूप में जाने जाते हैं। सामुदायिक विकास प्रसार शिक्षा संकल्पना से विकसित हुई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत लक्षित समूह कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे 15 से 35 हैं। ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे सर्विसेज में 0 से 6 वर्ष तक के बालक आते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 0 से 6। सर्व शिक्षा अभियान 2021 में आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से, पानीपत से 2015 में शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लिंग अनुपात सबसे कम था राज्यों में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान 2011 में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं, भारत में दहेज विरोध कानून 1961 में लागू हुआ था। ICDS की अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। गुड़गांव प्रयोग, यहाँ पे गुड़गांव में प्रयोग किसका हुआ था, तो याद रखेंगे FL फ्रेयन का। श्री निकेतन प्रयोग क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा है। यहाँ पे है मार्टंडम प्रयोग या मार्टंडम योजना, याद रखिएगा, स्पेंसर हैच की है। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी बार कहा जाए उतनी बार कम है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट याद रखिएगा, अल्बर्ट टी मेयर है। तो ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।